फाइब्रॉइड एक तरह के बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स के पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो यूट्रस के सरफेस पे या अंदर या अलग अलग जगहों पे यूट्रस के पाए जाते हैं। इनसे दिक्कत बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि बहुत छोटे ट्यूमर्स कोई दिक्कत नहीं भी करा सकते हैं। फाइब्रॉइड के प्रकार होते हैं फाइब्रॉइड की लोकेशन के हिसाब से। अगर वो यूट्रस के ऊपर हैं मतलब उसके सरफेस पे पाए जाते हैं तो सबसेरस होते हैं। अगर वो यूट्रस के मसल के अंदर पाए जाते हैं तो इंट्राम्यूरल कहते हैं, और अगर वो यूट्रस के अंदर की झिल्ली में पाए जाते हैं तो उसको सब म्यूकस कहते हैं। ये 3 प्रकार के यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। उसी तरह से अगर वो सर्विक्स के ऊपर पाए जाते हैं या सर्विक्स पे एंटीरियर आगे की तरफ या पोस्टीरियर की तरफ पाए जाते हैं तो वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स कहलाए जाते हैं। फाइब्रॉइड के लक्षण ज़्यादातर उसकी लोकेशन के हिसाब से होता है। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के सरफेस पर है तो वो अंदर की तरफ ग्रो करता है, और छोटे सबसेरस फाइब्रॉइड्स कई बार बिना लक्षण के बहुत बड़े हो जाते हैं, और बहुत बड़े होने के बाद में वो पेट में दर्द या पेट में हैवीनेस के तौर पर ही प्रेजेंट करते हैं, पर तब तक उनका साइज़ बहुत बड़ा हो गया होता है क्योंकि उन ट्यूमर्स को अंदर ग्रो करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल है यानी कि वो यूट्रस के मसल की वॉल के अंदर है, तो वाजिब है कि यूट्रस छोटा ऑर्गन है, उसके अंदर एक ट्यूमर ग्रो करेगा तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, और एक कंटिन्यूस एफर्ट रहता है नेचर की तरफ से कि वो यूट्रस की वॉल में कुछ भी अबनॉर्मल चीज़ है तो उसको बाहर एक्सपेल करने की कोशिश होती है, जिसके कारण से लगातार प्रेशर बनता रहता है यूट्रस में। तो स्पाज्मोडिक पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड ठीक ठाक साइज़ का हो गया है, यानी 4 सेंटीमीटर्स 5 सेंटीमीटर्स। छोटे वाले इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स भी 2 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स लगभग एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण के रह सकते हैं। कई बार ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स के साथ में, और पेन से एसोसिएटेड होती है, या नॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है कि महीना आकर ख़त्म हुआ उसके बाद दोबारा महीना आ गया, या महीना ख़त्म हो गया उसमें नॉर्मल पेन रहा, ज़्यादा पेन रहा, उसके बावजूद भी पेन बना रह गया। ये तो बात हुई सबसेरस और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स की। जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड होते हैं वो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में होते हैं यानी एंडोमेट्रियम में होते हैं। तो क्योंकि वो अंदर लाइनिंग में होते हैं और हर महीने ये लाइनिंग शेड हो रही होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, तो सबसेरस फाइब्रॉइड्स के कारण से अक्सर पेशेंट को पेन, ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स रहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और पेशेंट को बच्चे कंसीव करने में दिक्कत होती है। सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स कई बार वो पिडंकुलेटेड हो करके वजाइना में रहते हैं, तो कई बार वो अल्ट्रासाउंड पे भी मिस हो जाते हैं और एग्जामिन करने पर ही पता लगते हैं, और वो भी अक्सर ब्लीडिंग की तरह ही मैनिफेस्ट करते हैं। फाइब्रॉइड्स हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाए जाते हैं। तो जब फीमेल बॉडी इज़ रिच विद हार्मोन्स तो किसी किसी की टेंडेंसी होती है फाइब्रॉइड बनने की, तो वो बन जाते हैं। इसका एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि अगर फैमिली में फाइब्रॉइड्स बनने की टेंडेंसी है तो वो इट रन्स इन द फैमिली। यही ज़्यादातर 2 कारण होते हैं फाइब्रॉइड्स हो जाने के। अदरवाइज़ किसी स्पेसिफिक चीज़ को खाने से या उसका कोई कोरिलेशन फूड हैबिट से या लाइफस्टाइल से नहीं पाया गया है। ज़्यादातर पेशेंट को जब ब्लीडिंग की, पेन की, इनफर्टिलिटी की तकलीफ़ होगी तो वो अपने गायनेक के पास जब जाते हैं तो ऑब्वियसली एग्जामिन करने पर पता चल जाता है गायनेकोलॉजिस्ट को कि फाइब्रॉइड है, अगर वो साइज़ ठीक ठाक है तो, और वरना अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है और किस लोकेशन पर है, उसका क्या साइज़ है और उसको किस विधि के द्वारा ट्रीट करना चाहिए। 2 तरह के ट्यूमर्स हो जाते हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं वैसे एक डिजीज़ होती है एडिनोमायोसिस। तो फाइब्रॉइड वो ट्यूमर होते हैं जिनको यूट्रस के मसल से निकाला जा सकता है, अलग करा जा सकता है। एडिनोमायोसिस एक तरह की बीमारी होती है जो अक्सर फाइब्रॉइड से कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन एडिनोमायोमा
फाइब्रॉइड की तरह अलग से नहीं होता है, वो पार्ट ऑफ द यूट्रस ही होता है, वो यूट्रस का वॉल होता है जो मोटा हो गया होता है और वो ओवरऑल यूट्रस को, टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है। तो अगर फाइब्रॉइड ना होकर के एडिनोमा है तो उसका मैनेजमेंट अलग होता है और उसका डिजीज़ का प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, लेकिन फाइब्रॉइड को अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है। फाइब्रॉइड के कारण से एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की, या बच्चे नहीं हो पाने की जो तकलीफ़ रहती है, ये फाइब्रॉइड का एक बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। उसके अलावा बड़े फाइब्रॉइड जो हैं आगे अगर पेशाब की थैली पर प्रेशर डालते हैं तो उसमें पेशाब रुक रुक करके होती है, कई बार पेशाब नहीं हो पाती है। अगर फाइब्रॉइड पीछे की तरफ बहुत ग्रो कर रहा है तो उसमें पीछे जो बाउल और रेक्टम है उस पर प्रेशर जाता है तो मोशन करने में पेन वगैरह हो सकता है। कई बार पैरासिटिक फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं कि वो जा कर के बाउल से चिपक जाते हैं और वो वहीं से अपनी सप्लाई लेने लगते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फाइब्रॉइड के होने से हो जाते हैं। दूसरा, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स वगैरह ब्लीडिंग बहुत करा देते हैं। वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है और अगर पेशेंट अवेयर नहीं है या उसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा तो खून की कमी बहुत सीवियर हो जाती है पेशेंट में। कई बच्चियां 3 या 4 हीमोग्लोबिन के साथ में हमारी ओपीडीज़ में आती हैं और पता चलता है कि उनको फाइब्रॉइड था, सर्वाइकल या सबम्यूकोसल। क्योंकि इन चीज़ों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स का है, इसलिए इनके बारे में जागरूकता और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। फाइब्रॉइड बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जनरली, बट कभी कभी वो कैंसरस भी हो सकते हैं, बट इसकी संभावना बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है लेकिन कि नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम फाइब्रॉइड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ फाइब्रॉइड जो हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स का इलाज अब काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। पिछले 10 सालों में लैप्रोस्कोपी आने से फाइब्रॉइड्स का इलाज बहुत अच्छा मिलने लगा है पेशेंट्स का, क्योंकि लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी ने एकदम बदल दिया है फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को। तो पहले पूरा पेट चीर करके, पूरा चीरा लगा करके फाइब्रॉइड को निकालना पड़ता था। अब लैप्रोस्कोपी में, जिसमें बहुत छोटे छोटे 5 mm के पोर्ट्स बना करके और एक 10 mm का 3 या 4 पोर्ट बना करके बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स निकाले जा सकते हैं। यहाँ तक कि 10 × 10 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड भी आराम से लैप्रोस्कोपी से निकाला जा सकता है। यदि फाइब्रॉइड बहुत छोटा है, 3 सेंटीमीटर से कम है और कोई प्रॉब्लम उससे नहीं हो रही है और चांस डायग्नोसिस हो गई है, अल्ट्रासाउंड पर पता चल गया है कि एक फाइब्रॉइड है, तो उसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। उसको बस हमें वॉच करते रहना है कि ये बढ़ तो नहीं रहा है और बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिंग तो नहीं है। अगर बहुत जल्दी जल्दी साइज़ बढ़ रहा है तो भी आपको उसको निकालना चाहिए और जांच के लिए भेजना चाहिए। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है, 6 सेंटीमीटर के आसपास है, 5 सेंटीमीटर के आसपास है और वो वॉल के अंदर है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा करा रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा पेन करा रहा है या पेशेंट को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उसके कारण से, मल्टीपल अबॉर्शंस हो जा रहे हैं फाइब्रॉइड के प्लेसमेंट के कारण से, इन दैट केस वो फाइब्रॉइड निकलना चाहिए और लैप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा वो आराम से निकल सकता है। जो सबम्यूकल फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो अंदर झिल्ली के होते हैं यूट्रस की, उसके लिए तो हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी करी जाती है, जिसमें कि ऊपर पेट पे कहीं कोई भी चीरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो केवल नीचे से ही हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा पूरा ट्यूमर निकाला जा सकता है, उसमें मरीज़ के पेट पर कहीं कोई चीरा नहीं आता है। तो ये सब एडवांस टेक्निक्स अब डेवलप हो चुकी हैं एंड फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा अच्छे से करा जा सकता है। फाइब्रॉइड का खान-पान से कोई बहुत कोरिलेशन नहीं है। फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी कराते हैं और फाइब्रॉइड्स का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज़्यादा यूट्राइन टिश्यू को वो डैमेज कर देते हैं। फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट आजकल बहुत अच्छे और बहुत अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी, एंड इससे डरना नहीं चाहिए। आपके डॉक्टर से आप मिलेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। फाइब्रॉइड्स आर ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर्स, जिनको अच्छे से मैनेज करा जा सकता है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।